नमस्कार साथियों, आपका हमारे रिवीजन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी इतिहास का रिवीजन क्लास चल रहे हैं जो कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू पे हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इससे पहले की वीडियो न देखे हों तो उसे ज़रूर देखिएगा। इसके पहले वीडियो में मौर्योत्तर काल है, मौर्य काल है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जो विदेशी आक्रमण हुए, ऐसी सभी चैप्टर को कवर किया गया है। तो समय न गंवाते हुए आज का जो चैप्टर है वो है गुप्त काल। गुप्त काल जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल राजनीतिक इतिहास में मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घकाल तथा भारत में एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु ये उत्तर एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गए। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, यानी गुप्त लोग जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। वाजिका द्वारा लिखित कार्तिक कौमुदी नाटक में लिच्छवियों को म्लेच्छ तथा चंद्रसेन चंद्रगुप्त प्रथम को करास्कर कहा जा गया है। चंद्रगोमिन की व्याकरण नामक ग्रंथ में गुप्त एवं जट अर्थात जाट कहा गया है। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। जैसे कि अलग अलग विद्वान ने अलग अलग बातें कही हैं। किसके बारे में कही हैं? गुप्त के बारे में की हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। जैसे कि के.पी. जायसवाल ने एक सूत्र बताया है, एलन अल्तेकर एवं रोमिला थापर ने वैश्य बताया है। ठीक है, और इसमें गौरी शंकर ओझा, रमेश मजूमदार चौपुढ़िया ने क्षत्रिय बताया, हेमचंद्र राय चौधरी ने ब्राह्मण बताया है। यानी आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी जात नहीं है जिसे कि नहीं छोड़ा गया है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उनको किसी न किसी ने बताया है। आपको एक बात बताएं कि जो जिस कास्ट से जो मत विद्वान थे उन्होंने अपने अपने मत पे दिया है कि वो लोग ये थे, वो लोग ये थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अभी मतभेद है इस पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश गुप्त का जोड़ा गया वैश्य की विशेषता थी, परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। उसे महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। गुप्त काल में पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। कहा जाता है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो पहला शासक, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जिसमें कहा जाता है कि गुप्त संवत तथा शक संवत की गुप्त संवत, जैसे कि कहा जाता है गुप्त संवत की 311 से 320 और शक संवत 78 ईस्वी में चला था। ठीक है, इसे गुप्त वंश का वासी संस्थापक माना। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। मुद्रा साक्ष्यों के स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मुद्रा साक्ष्य, जो मुद्राएं हैं उसके साक्ष्यों से स्पष्ट होता है चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के ही रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। यानी कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया था। अब हम थोड़ा शासकों के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा शासक समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे। जिसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, जिसे महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त एवं पुरगुप्त कहा जाता है। इन लोग के ऐसे आप वर्ष देख सकते हैं। अब दूसरा शासक हमें समुद्रगुप्त मिलता है। कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। उसके समय में गुप्त साम्राज्य सबसे अधिक विस्तार हुआ। यानी विस्तार के माने में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने बाप चंद्रगुप्त प्रथम से भी आगे निकला। समुद्रगुप्त के उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। पराजित राजाओं में इच्छुक नागसेन तथा गणपति नाग प्रमुख थे।
अपने उत्तर भारत आर्यावर्त पर प्रत्यक्ष शासन किया। उसने उसने दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया था। दक्षिणापथ नीति के 3 प्रमुख आधारशिलाएं थी। जो 3 प्रमुख आधारशिलाएं थी उसमें पहला था ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। ये उसकी 3 नीतियां थी। समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिण पथ विजय की राज चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राज चौधरी ने जो राज चौधरी एक विद्वान है, उन्होंने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की। शाक्य, कुषाण तथा मुरुंड आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए 3 विधियां अपनाई। आत्मनिवेदन, साम्राज्य के सामने स्वयं हाजिर होना, कन्योपायन, अपनी पुत्रियों को गुप्त राजाओं से विवाह कराना, तथा गुप्त मध्यक स्विषय भुक्ति शासक याचना, अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनदेह प्रदान करना। अब स्मिथ एक विद्वान है। महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और किसने कहा। तो स्मिथ महादेव मतलब स्मिथ नाम है, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्राप्त किया था। अब समुद्रगुप्त के बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां जो है विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि थी। भारतीय अनुसूचियों उन्हें साकरी के रूप में स्मरण करती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उनकी उदयगिरी गुहा लेख से प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनियों विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनिया उनकी दूसरी राजधानी भी थी। उनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों का देश बताया। उसने अपने यात्रा में लिखा कि मध्य प्रदेश जो है एक ब्राह्मणों का देश है। इसके बाद आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, जिसमें कहा जाता है कि बिरसल अभिलेख से ही कुमारगुप्त तथा गुप्तों की राजवंश प्राप्त होती है। गुप्त शासक में सर्वाधिक उल्लेखित कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ। इन मुद्राओं को गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उल्लेखित की गई। अब कहा जाता है कि चांदी के सिक्कों पर मयूर की आकृति की गई। कुमारगुप्त के ही शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो है कुमारगुप्त। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान बौद्ध कहा जाता था। कुमारगुप्त ने महात्यादित्य ही श्री महेंद्र तथा अश्वमेध की आदि उपाधियां धारण की। हम अब स्कंदगुप्त से पढ़ने से पहले थोड़ा गुप्तकालीन जिले के प्रमुख अधिकारी की बात कर लेते हैं, जिसे नगम श्रेणी जो था उसे नगर का प्रधान सेठ, व्यापारी के निगम या सीमित का, इसे सरवाहा जो होता है वो व्यापारियों के निगम या सीमित का मुखिया होता था। प्रमुख कुलिक जो था प्रधान शिल्पी अथवा शिल्प संघ का मुखिया होता था। प्रथम कायस्थ जो था प्रधान लेखक अथवा प्रधान लिपिक था। अब पुस्तपाल जो था राजकीय कागज पत्रों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। अब हम स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी लेंगे। स्कंदगुप्त में कहा जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। इसके शासन की बागडोर संभालने के लिए हुड़ों पर आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर प्रदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था।
उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सौंग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी में ब्रह्मगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। अब हुड़ों का आक्रमण देख लेते हैं। पहले थोड़ा हम गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में देख लेते हैं, फिर हुड़ों का आक्रमण देखेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण देखें तो स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी दुर्बल थे। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी वो बहुत मतलब कि उनके अंदर ज़्यादा बल नहीं था, शासक नहीं बन पाए, विघटनकारी शक्तियों को रोक नहीं पाए। मालवा, कन्नौज, थानेश्वर और बल्लनी जैसे प्रांतों को स्थानीय राज्यों की स्थापना कर दी। गुप्त राजवंश आपस में लड़ने लगे। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम के अभाव के कारण राज्य कमजोर हुआ। शांति एवं समृद्धि के लंबे समय में उन्हें अय्याश व दुर्बल बना दिया। गुप्त साम्राज्य इतना विशाल था कि उसको उनका नियंत्रण कर पाना कठिन हो गया था। हुड़ आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के अवशेषों को तहस नहस कर दिया। अब हुड़ों के आक्रमण के बारे में देख लेते हैं कि गुप्तों के पतन के कारण में हुड़ों का आक्रमण एक विशिष्ट कारण रहा। तोरमार हुड़ों के प्रथम शासक थे। तोरमार जो थे वो हुड़ों के प्रथम शासक थे और मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोवर्मन ने मीरकुल को पराजित किया। गुप्त शासक के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रांत ही स्वतंत्र हुआ। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त राजवंश आंतरिक महाशासक था। हुड़ों का अधिकार मालवा और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में था। अब हम अगर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो मौर्य के विपरीत गुप्त राजाओं में महाधिराज परम भट्टारकर आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की थी। राजपद वंशागत था, परंतु राज सत्ता ज्येष्ठ अधिकारी का अटल प्रभाव के अभाव में सीमित थी। केंद्रीय शासन का जो नियंत्रण मौर्य युग में देखने को मिलता है वो इस युग में नहीं मिलता है। राजकार्य में साम्राज्य को सहायता करने वाले मंत्री और अमात्य होते थे। कामंदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का उल्लेख भी किया है। प्रांतीय शासन में बात करें तो प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा इन्हें उपरिक गोपना या भोगपति तथा राजस्थानीय कहा जाता था। इन शासकों का प्रमुख परामर्शदाता कुमार मात्य था। सीमांत प्रदेश के शासक गोपना कहलाते थे। विषय पद की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक विषय परिषद होती थी। इनके सदस्य निम्न ज्येष्ठी एवं सर्वा प्रथम कुलीक एवं प्रथम कायस्थ होते थे। गुप्त प्रशासन में स्थानीय शासक दो भागों में विभक्त था, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पुरपाल, नगर रक्षक या दरिंद्रांगी कहा जाता था। नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख प्रबंधन किया गया था। साम्राज्य सर्वोच्च न्यायपति था। उस समय न्यायालय के 4 वर्ग थे, राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी तथा कुल, दंडनायक, महादंडनायक तथा सर्वदंडनायक नामक न्यायाधीश थे। राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे, पदाति, रथरोही, अश्वरोही एवं गजरा। पदाति यानी पैदल होते थे, रथरोही रथ पे, अश्वरोहित घोड़े पे और गज यानी कि जो हाथियों पे होते थे। ये सब उस समय सैनिक हुआ करते थे। दंडनायक, महादंडनायक तथा सर्वदंडनायक नामक न्यायाधीश थे। राजा अपने पास स्थायी सेना थी। राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख थे, ये हमने बता दिया। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भट्ट कहा जाता था। गुप्तचर को
दूत और पुलिस कर्मचारी को भट या भाट कहा जाता था। अब राजस्व के जो स्रोत हैं, राजस्व कहाँ आते थे ये हम देख लेते हैं। तो गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर जो राजस्व का स्वामित्व माना जाता था तथा इस प्रकार के कर को भाग कहा जाता था। ठीक है, करों को अदायगी दोनों ही रूपों हिरण्य यानी नकद तथा मेघ अन्य की जाती थी। अब देखा, हिरण्य एवं मेघ दो प्रकार के कर जो कि हिरण्य नगद होता और मेघ अन्य के रूप में लिया जाता था। भूमि कर संग्रह करने के लिए धुआधिकरण तथा भू मुल्लुकों का सुरक्षित करने के लिए महाचपटी तथा करणिक नामक पदाधिकारी थे। मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद 5वीं सदी तक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा चोरों को दंडित करता था। 5वीं सदी तक सामाजिक जीवन अगर देखें तो गुप्तकालीन सामाजिक परंपरा 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। गुप्तकाल समाज परंपरा 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। गुप्तकालीन समाज में वर्ण भेद स्पष्ट रूप से था। अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य शूद्रों को व्यापारी, कारीगर तथा कृषक होने की अनुमति दी है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को खेतिहर यानी कृषक वर्ण के रूप में उल्लिखित किया। मन की दृष्टि से 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ था। ब्राह्मण एक क्षत्रिय क्रमशः पिता और पुत्र तुल्य थे। मछली मारने, शिकार करने और मांस बेचने का कार्य चांडाल लोग करते थे। इस काल में वाणिज्य को भी शूद्रों का कर्तव्य माना जाने लगा था। मार्कंडेय पुराण में दान देना और यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया गया है। अछूत एवं अस्पृश्य, अछूत और जो अस्पृश्य थे उन्हें देख ले, किंतु अछूत या अस्पृश्य यानी कि जो अछूत होते थे उनके बारे में क्या थी यहाँ पे देख ले होते थे। अमरकोट में वर्ण संकरों एवं अस्पृश्यों को शूद्र कहा जाति में ही रखा गया। स्मृतियों में अत्यंत चांडालों अस्पृश्यों को प्रतिलोम विवाह के उत्पन्न बताया गया। स्मृतियों में अत्यंज तथा चांडालों को प्रतिलोम विवाह के उत्पन्न बताया गया। प्रतिलोम विवाह अगर आप लोग ना जानते हो तो वो होता है कि एक मतलब लड़की लड़का सेम कास्ट के नहीं होते, इसलिए प्रतिलोम विवाह होता था। अब दासों की बात करते हैं तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। कहा जाता है कि गुप्त काल में दासों की अवस्था पूर्ण काल से अधिक दयनीय थी। दास मुक्त अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया था। स्त्रियों की दशा, अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करें, समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा नहीं था। इस काल में सती प्रथा विशेषतः सैनिक जातियों में विद्यमान थी। स्त्रियों के संपत्ति संबंधित अधिकारों के विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति में निरुपति मान्यताएं महत्वपूर्ण है। इस काल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। कहा जाता है कि नारद एवं पराशर स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। अब यहाँ पे अधिक आर्थिक जीवन की हम बात अगर करें तो कहा जाता है कि आर्थिक जीवन में गुप्त राजाओं के शासनकाल अधिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्न था। संपन्न काल माना जाता है। बृहद संहिता के अनुसार कहा जाता है, बृहद संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी। कृषि अधिकांशतः वर्षा पे ही निर्भर थे। कहा जाता है कि सिंह के अनुसार चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। कालिदास ने ईख तथा धान की खेती का उल्लेख किया। गुप्तकाल की अधिकांश जीवन की कुल झलक हमें फायान से मिलती है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख भी मिलता है।
सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अभी हमने जूनागढ़ अभिलेख को देखा था। कुषाण काल के सिले हुए कपड़ों का प्रचलन हो गया था। कुषाण काल में कहा जाता है कि सिले हुए कपड़े लोग पहनने लगे थे। नगर श्रेणियां बैंकरों एवं साहूकारों के रूप में कार्य करती थी। चांदी के सिक्कों का प्रचलन स्थानीय लेन देन के किया जाता था। विदेशी व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो विदेशी व्यापार की दृष्टि में इस काल में दो प्रमुख महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें से रोमन व्यापार का पतन हुआ और कहा जाता है कि दक्षिण भारत के 3 प्रसिद्ध बंदरगाह जैसे कि मुजरेस, अरिकामेडु तथा कावेरीपत्तनम का भी पतन हुआ। ठीक है। विजंटाइन साम्राज्य को निर्माण की जाने वाली 2 अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं रोमन और मसाले थी। विदेश को निर्माण की जाने निर्यात विदास। अब देखो, जो विजंटाइन साम्राज्य है वहाँ निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण 2 वस्तुएं थे, जिसमें से रेशम और मसाले थे। विदेशी को निर्यात की जाने वाली वस्तु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसाला था। कहा जाता है कि भारत का मसाला आज से नहीं, हड़प्पा मतलब कि जो ईसा मसीह है उसके पहले से ही मसाला महत्वपूर्ण था। पूर्व काल की तरह इस काल में भी व्यापारियों के 2 वर्ग थे। पहले वर्ग में कहा जाता है कि श्रेणी या साहूकार को रखा। श्रेणी या साहूकार क्या कौन होते थे? बैंकों के रूप में जो कार्य करते थे। सरवाह और सार्थवाह जो होते थे वो करवा या भ्रमणशील व्यापारी थे। आंतरिक व्यापारी के अंतर्गत ग्राम लगभग आत्मनिर्भर उत्पादन इकाई के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। धार्मिक दशा गुप्त काल ब्राह्मण धर्म एवं अनुष्ठान का काल माना जाता था। अनेक गुप्त शासकों ने अश्वमेध, अग्नि, श्रवण, वाजपेय आदि यज्ञ किए। हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय विकसित हुए, वैष्णव तथा शैव। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्र के सिक्कों पर विष्णु के वाहन करुण की प्रतिमा अंकित है। भगवद गीता के वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें अवतारवाद का उपदेश है। गुप्त काल के नारायण, संकर्षण, लक्ष्मी जैसे अवैधीय देवी देवताओं के वैष्णव धर्म का अभिन्न अंग बना दिया गया। अब शैव धर्म के बारे में हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त साम्राज्य में अनेक शैव मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें से मानव आकार में तथा लिंग के रूप में भी उनका निर्माण हुआ। शैव यानी समझते हो ना, शैव यानी शिव की पूजा। शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां तथा इसी काल में बननी शुरू हुई। गुप्त काल में अच्छा ये ध्यान देना कि शैव काल में मानव आकार की भी मूर्तियां शिव की बनी और लिंग के रूप में भी शिव की मूर्तियां बनी। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें से वामन पुराण में इनकी संख्या 4 बताई गई, जिसमें से शैव, पशुपति, कापालिक तथा कालामुख। स्कंदगुप्त के बैल के आकार वाले सिक्के उनकी शैव धर्म में आस्था के प्रमाण थे। स्कंदगुप्त में बैल वाले सिक्के से। अब बौद्ध धर्म की हम बात कर ले। बौद्ध धर्म की बात करें तो गुप्त काल में नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। सैद्धांतिक रूप से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का घोर विरोधी था। जो बौद्ध धर्म था वो हिंदू धर्म का घोर विरोधी था। क्यों विरोधी था? क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो, जान लीजिए। क्योंकि हिंदू बहुत परंपराओं से चलता था, बलि देता था, स्त्रियों की अवहेलना करता था। और जो बौद्ध धर्म था ये बहुत विरोध इसके था, वो ये सब पसंद नहीं करता था। गुप्त काल में अनेक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों का आविर्भाव हुआ। योगाचार दर्शन का गुप्त काल में अत्यंत विकास हुआ। अब जैन धर्म में बात करें, फाहियान ने जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया।
फायान ने अपने पुस्तक में जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया। मथुरा एवं वल्लभी श्वेतांबर जैन धर्म के केंद्र थे और बंगाली में पुंडरवर्धन दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। अब हम कला और साहित्य यानी गुप्त काल के जो कला और साहित्य है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर कला और साहित्य की बात करें तो वास्तुकला में ही मंदिरों का निर्माण काल जन्म हुआ था। कहा जाता है कि शिखर युद्ध मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। गुप्तकालीन गुहा मंदिर में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। मूर्ति कला एवं चित्रकला में कहा जाता है गुप्त काल में चित्रकला विकसित थी। गुप्त काल में चित्रों के अवशेष इसके बाघ की गुफा, अजंता की गुफा तथा बादामी की गुफा में देखा जा सकता है। अगर अब हम आगे बात करें तो हर्ष यहाँ पे कहा जाता है कि गंगा एवं यमुना की मूर्तियों के रूप में गुप्त काल की ही देन। गंगा यमुना की मूर्ति रूप गुप्त काल की देन, यानी गंगा यमुना को जो मूर्ति का रूप दिया गया तो किसकी देन है? गुप्त काल का ही देन है। वराह का वास्तविक आकृति में निर्माण मूर्ति एरण से प्राप्त हुआ है, जिसका पुनर्निर्माण धन्य विष्णु से किया जाता है। आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि इसी काल में अधिकांशतः गुप्त काल में अगर माना जाए तो बहुत सी देवी देवताओं का मूर्ति रूप दिया गया। बहुत से देवी देवता, बहुत सी नदियों को, बहुत से लोगों को देवी रूप यानी मूर्ति रूप दिया गया। गुप्त काल की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें से कहा जाता है कि अगर कालिदास की ही बात कर लें तो कालिदास ने ही त्रिरुति संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विज्ञान शकुंतलम एवं विक्रम वर्षीय रचना की। ठीक है। विशाख दत्त की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। दंडनी की बात किया जाए तो काव्य दर्शन एवं 10 कुमार चरित्र की रचना की। और अगर भास की बात किया जाए तो भास ने यहाँ पे कुमारगुप्त, अगर भास की बात किया जाए तो स्वप्न वास्तवादता भास की रचना है और चारुदत्ता अरुभंग भास की रचना है। बाण की रचना में कादम्बरी एवं हर्षचरित आता है। हर्ष की रचना में 3 रचनाएं बताई गई। नागानंद प्रियदर्शी रत्नावली की बात की गई है। और वहीं पे रावण वध में वाष्यभट्टी को कहा जाता है। रावण वध वाष्यभट्टी को कहा जाता है। अमरकोश अमर सिंह को कहा जाता है। चंद्र व्याकरण जो है चंद्र गोमी को कहा जाता है कि विशुद्ध गम्या बुद्ध घोष को कहा जाता है। व्यय संहिता और पंच सिद्धांति का बराह मिहिर की रचना मानी जाती है। आर्यभट्ट की रचनाओं में ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टी, यम सूर्य सिद्धांत, न्यायावतार आते हैं। विष्णु शर्मा में पंचतंत्र आते हैं। पंचतंत्र की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी। पंचतंत्र की आती है। नीति शास्त्र में एक कामंदन आते हैं। कामसूत्र में कामसूत्र वात्सायन आते हैं। चरक संहिता में चरक इसके लेखक थे। विचकटिका में शूद्र एवं योगाचार में असंग। दोस्तों, हमने अभी गुप्त काल को एक ही वीडियो में कवर किया है। सभी चीज़ें कवर की, जैसे धार्मिक हो गया, न्यायिक, प्रशासनिक। आप इसको अगर नहीं समझ में आएगा, थोड़ा वीडियो को रोक के या फिर 1-2 बार देखेंगे तो आप इसको कंठस्थ कर लेंगे। और ये जो भी हमने बातें बताई है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से ही बात की है, कोई फालतू बात नहीं। जो एग्ज़ाम में नहीं आता उसको नहीं बातें की हैं। तो आप लोग इसे रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी इतिहास का ज्ञान रखना चाहते हैं कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था, जैसे कि कब मंदिरों का निर्माण हुआ, कब मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो इससे अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए और इतिहास का ज्ञान प्राप्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगला वीडियो होगा हमारा गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त काल के आगे का काल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।